हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जुड़ जाइए आप हमारे ऐप से। और आज एक नए सेशन के साथ। लास्ट हमने ह्यूमन ज्योग्राफी पर डिस्कस किया था। ह्यूमन ज्योग्राफी का जो डेफिनेशन है, नेचर एंड स्कोप है, उस पर हमारी चर्चा हुई थी। इम्पोर्टेंट पार्ट्स हमने डिस्कस किया था वहाँ पर। और अब इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। इंग्लिश में बोलेंगे मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि विश्व में कौन कौन सी प्रमुख जनजातियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्कस करना है। 12th सिलेबस में 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में बताया गया है। नंबर 1, पहले मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ कि पढ़ना क्या है। देन हम डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर एक ट्राइब्स के बारे में कि उस ट्राइब्स की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, नंबर 1 जो हम ट्राइब पढ़ेंगे यहाँ पर, सबसे पहले पढ़ेंगे एस्किमो। ठीक है, एस्किमो के बारे में पढ़ेंगे कि एस्किमो जो ट्राइब्स है उसका हैबिचुअल पार्ट कहाँ पर है, उसका इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो क्या है, उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एंड कल्चरल जो उसका एक ट्रेडिशन है वो कैसा है, कौन सा है, किस प्रकार से है। और लास्ट में हम ये देखेंगे कि मॉडर्न पीरियड में या मॉडर्न स्केल, टाइम स्केल में क्या उस जनजाति में कोई चेंजेस आया है, कोई बदलाव आया है, और आया है तो किस प्रकार का बदलाव हमें देखने को मिला है। एक पढ़ेंगे हम एस्किमो। एस्किमो के बाद हम पढ़ेंगे सेकंड नंबर बुशमैन, जो आपके सिलेबस में है। बुशमैन के बाद 3rd नंबर पर हम पढ़ेंगे भील जनजाति, और नंबर 4 पे हम पढ़ेंगे गोंड जनजाति। इस प्रकार से 4 प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस करना है। फर्स्ट जो 2 है, यानी नंबर 1 एस्किमो और नंबर 2 बुशमैन, ये दोनों जनजातियाँ जो हैं ये वर्ल्ड लेवल पर हैं। और जो 3rd और 4th नंबर की है भील और गोंड जनजाति, इनका संबंध भारत से है। सबसे बड़ा जो समूह है जनजातियों का भारत में वो गोंड जनजाति का है। मेजर ट्राइब्स में हम देखते हैं गोंड जनजाति सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ इसमें लोग पाए जाते हैं। उसके बाद 3rd नंबर पर रहती है भील, लेकिन हमें सीक्वेंस में पढ़ना है, इसलिए सीक्वेंस में हम देख रहे हैं कि एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड जनजातियाँ हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड में हमें क्या क्या पढ़ना है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है। निवास क्षेत्र यानी कहाँ कहाँ निवास करते हैं। एस्किमो कौन से रीजन में निवास करते हैं, विथ मैप हम स्टडी करेंगे, बताएंगे आपको कि एस्किमो का जो पर्टिकुलर रीजन है वो वर्ल्ड मैप पर कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो निवास क्षेत्र देखते हैं। नंबर 2, इनकी आर्थिक गतिविधियाँ। आर्थिक गतिविधियाँ या कह सकते हैं क्रियाकलाप, एक्टिविटीज़। ठीक है, तो इनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन कौन सी है, आर्थिक क्रियाकलाप इनका किस प्रकार का है, उसको डिस्कस करना है। देन नंबर 3 हम डिस्कस करेंगे इनका सांस्कृतिक वातावरण। सांस्कृतिक वातावरण मतलब कल्चरल एनवायरनमेंट किस प्रकार का है, किस प्रकार के कल्चर में निवास करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इनका आधुनिकता के साथ यानी मॉडर्न पीरियड में इनमें क्या चेंजेस आया है।
आधुनिकता के साथ परिवर्तन। टाइम के अकॉर्डिंग इनमें क्या चेंज देखने को मिला है? जब ये अपने उस पर्टिकुलर जोन से निकलकर कहीं दूसरे जोन में जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो वहाँ जो निवास करने वाले लोग हैं उनका इंटरेक्शन किस प्रकार से होता है, वहाँ उन लोगों में क्या हैबिट देखते हैं, उनका पहनावा किस प्रकार से होता है। क्योंकि ये जो जनजातियाँ पढ़ेंगे, एस्किमो है, बुशमैन है, भील है, गोंड है, ये एक प्रकार से जनजाति हैं और इनका जो रहन सहन है या इनका जो हैबिटेट एरिया है वो मोस्टली जंगल्स होते हैं, ठीक है, या इतने दूर क्षेत्र होते हैं कि ये अर्बन एरिया से काफ़ी दूर रहते हैं। तो अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन रहती है, अर्बन एरिया के लोगों का जो लाइफस्टाइल है, अर्बन एरिया की जो हैबिट है वो इनसे कहीं अलग होती है। दूसरा, ये क्या करते हैं, ये नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, यानी आप देखते हैं कि जंगलों का जो एनवायरनमेंट है, खुला वातावरण है, वहाँ किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, यानी उनका बाहरी दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन जब यह लोग उस दुनिया में जाते हैं जहाँ हम एक मॉडर्न पीरियड में देखते हैं, ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी है, ऐसे देशों में जाते हैं जहाँ एम्प्लॉयमेंट अधिक है, उनका जो पर इनकम कैपिटा है वो अधिक है, तो इनमें क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? उनका जो ट्रेडिशनल जो ड्रेसअप है वो अलग हो जाता है और इनका जो ट्रेडिशनल ड्रेसअप है वो अलग हो जाता है। तो हम ये देखेंगे कि ये लोग जब अन्य देशों के साथ बैठते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, तो इनके ट्रेडिशन में क्या चेंज आता है। तो लास्ट जो हम पढ़ेंगे, आधुनिकता के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन मॉडर्न, यूँ कह सकते हैं कि परिवर्तन होता है या नहीं हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये है कि परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि परिवर्तन होता है तो वो जो लेवल है वो कितना लेवल है, 5% है, 10% है, 50% है, 70% है, वो हमें देखना होगा। तो इनका आधुनिकता के साथ संबंध किस प्रकार से स्थापित होगा, इसको हम पढ़ेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में, इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं एस्किमो के बारे में, और एस्किमो को जब हम पढ़ेंगे तो उनमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा प्रारूप बता देता हूँ कि जनजातियाँ तो बहुत सारी है विश्व में। जब हम एज अ वर्ल्ड कंपेरिजन करते हैं ट्राइब्स के बारे में, तो अलग अलग प्रकार की जनजातियाँ आपको अलग अलग प्रकार से देखने को मिलती है। लेकिन आपके सिलेबस में केवल ये 4 प्रकार की जो जनजातियाँ हैं, एस्किमो, बुशमैन है, भील है, गोंड है, इन 4 के बारे में पढ़ना है। लेकिन एक सिनेरियो तैयार कर देते हैं हम कि वर्ल्ड में जो मेजर ट्राइब्स हैं उनमें कौन कौन सी शामिल है। तो हम रीजन वाइज डिस्कस कर लेते हैं कि ठंडे प्रदेशों में, यानी जो कोल्ड रीजन है, वहाँ कौन कौन सी ट्राइब्स रहती हैं, या ट्रॉपिकल जोन है यानी विषुवत रेखा है। आप पहले मैं बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी के 3 जोन हैं, ठीक है। वैसे तो 5 जोन है, लेकिन मेजर टाइप में हम इसको 3 जोन में बांट लेते हैं। सबसे पहला जोन जो होता है वो विषुवत रेखा होता है, या इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, ठीक है। इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री। तो यहाँ पर भी जनजातियाँ निवास करती हैं, यहाँ भी जनजातियाँ निवास करती हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि एक 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पर है, तो यहाँ भी जनजातियाँ निवास करती हैं। इसके अलावा एक 23.5 डिग्री मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर भी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हमें ये देखना है कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती। ये रीजन अलग अलग है। ये पूरा जो रीजन आप देख रहे हैं 0 डिग्री भी इसमें शामिल है, और पूरा 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, नदर्न हेमिस्फीयर 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस पूरे जोन का नाम, इसको हम नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय। इस पूरे जोन को नाम देते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और इंग्लिश में बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। तो आपसे कोई प्रश्न पूछे, कोई क्वेश्चन करे कि सर ट्रॉपिकल जोन क्या होता है, या ट्रॉपिकल जोन कहाँ से कहाँ तक हमें देखने को मिलता है, तो इसका जवाब आपका क्या होगा, 0 डिग्री जो विषुवत रेखा इक्वेटर लाइन है,
यहाँ से आप उत्तर की ओर जाएं तो आपको मिलेगा 23.5 डिग्री कर्क रेखा, ठीक है। और 0 डिग्री से आप दक्षिण की ओर जाएं, वहाँ आपको मिलेगा 23.5 डिग्री रेखा। तो ये जो पूरा जोन है विषुवत रेखा से कर्क रेखा, ठीक है, और विषुवत रेखा से मकर रेखा, ये पूरा जोन जो आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा जोन है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र यानी ट्रॉपिकल जोन। ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा जोन आपको ट्रॉपिकल जोन रीजन मिलेगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और ऊपर चलें तो यहाँ लगभग 66.5 डिग्री का व्रत बनता है और इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत। कैसा व्रत? आर्कटिक व्रत, ठीक है। और एक व्रत यहाँ बनता है, ये भी 66.5 डिग्री पर है, इसको बोलते हैं अंटार्कटिका व्रत। अंटार्कटिका व्रत यानी कि सर्किल ऑफ आर्कटिक रीजन और सर्किल ऑफ अंटार्कटिका रीजन, ठीक है। अब देखिए ये जो जोन आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो जोन आपको दिख रहा है, ये 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री का रीजन जो उत्तरी गोलार्ध में है, ये पूरा जोन, और 23.5 डिग्री मकर रेखा से लेकर 23.5 डिग्री 66.5 डिग्री अंटार्कटिका व्रत तक, ये पूरा जोन जो है यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पूरा जोन, ये वाला, और यहाँ से यहाँ तक का ये जोन पूरा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, मतलब टेम्परेट जोन। क्या बोलेंगे दोस्तों? टेम्परेट जोन। ये हो गया आपका टेम्परेट जोन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये आप यहाँ एक पॉइंट देखते हैं, अंतिम बिंदु, ये होता है 90 डिग्री, इसको हम बोलेंगे साउथ पोल। और इसी तरह से यहाँ पर एक बिंदु है, इसको बोलेंगे 90 डिग्री नॉर्थ पोल। ये 90 डिग्री साउथ पोल, ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल। तो 66.5 डिग्री से लेकर 90 डिग्री वाला जो रीजन है, ये पूरा रीजन यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा रीजन, और यहाँ से यहाँ तक का रीजन, इसको एक नाम देते हैं और इसको हम बोलते हैं शीत कटिबंध। शीत कटिबंध या इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिज्ड जोन, फ्रिज्ड जोन, शीत कटिबंध, ठीक है। यहाँ ये पूरा रीजन 66.5 डिग्री से लेकर यानी सर्किल ऑफ अंटार्कटिका से लेकर और लास्ट 90 डिग्री साउथ पोल तक, और यहाँ 66.5 डिग्री आर्कटिक रीजन सर्किल से लेकर और 90 डिग्री नॉर्थ पोल का जो रीजन होता है उसको हम नाम देते हैं शीत कटिबंध, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे फ्रिज्ड जोन। और यहाँ इस रीजन को भी क्या नाम देंगे? शीत कटिबंध। इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोस्तों पृथ्वी पर 3 प्रकार के कटिबंध आपको मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। हर ज्योग्राफर ने इसको अलग अलग डिस्क्राइब किया है, लेकिन एक जर्नल एस्पेक्ट में हम देखें तो जर्नल एस्पेक्ट में ये देखने को मिलता है कि 3 प्रकार के जोन से, नंबर 1 एक होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ठीक है, दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, और तीसरा होता है शीत कटिबंधीय क्षेत्र। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी बात चर्चा कर रहे हैं, ये इतना आपको क्यों बताया? इतना इसलिए बताया ताकि जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, यानी एस्किमो, बुशमैन, भील और गोंड को डिस्क्राइब करेंगे, तो हम बात करेंगे वहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की, यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की बात करेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं, इनको हम ये बाद में लेंगे, लेकिन अभी हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि और कौन कौन सी ट्राइब्स हैं जो इस पूरे
विश्व के मानचित्र पर अपने अपने निवास क्षेत्र में निवास करती है। तो अभी जब मैं बात करूँगा, जैसे मैं लिखूँगा शीतोष्ण कटिबंध में ये जनजाति निवास करती है, या उष्ण कटिबंध क्षेत्र में ये जनजाति निवास करती है, या ठंडे प्रदेशों में मतलब शीत कटिबंध रीजन में ये जनजाति निवास करती है। तो आपको ये समझ में आ जाएगा दोस्तों कि मैं कहाँ की और किस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। ओके, समझ में आया आपको? चलिए अब नंबर 1 हम एक एक को देख लेंगे कि कौन से रीजन में कौन कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं। देखिए सबसे पहले हम ध्रुवीय या ठंडे प्रदेशों की जनजाति कौन कौन सी हैं उसको देख लेते हैं कि ठंडे प्रदेशों में कौन सी जनजाति निवास करती है। देखिए नंबर 1, अब आप इसको यहाँ पे भी समझते जाइए, बाकी मैं बता दूंगा आपको। नंबर 1 फर्स्ट ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश। सबसे पहले हम इसकी बात कर रहे हैं और आप इसको नोट भी करते जाइए, क्योंकि डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है। जो शॉर्ट आंसर्स होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनमें आपसे डायरेक्ट भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय या ठंडे प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो ये देखिए दोस्तों इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको केवल इतना ही आंसर देना है कि ध्रुवीय और ठंडे प्रदेशों में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो इसमें नंबर 1 जो जनजाति है वो नंबर 1 है एस्किमो, जिसकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। नंबर 1 का एस्किमो। और नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, यूपीएससी मेंस तक प्रश्न पूछा जा चुका है। एस्किमो के बारे में इतना नहीं आता क्योंकि एस्किमो को थ्योरी पेपर में पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अब जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। कैसे, पहले लिख लेते हैं जनजाति कौन सी है। इसका नाम है समोयट्स। डायरेक्टली प्रश्न पूछते हैं कि जो ये समोयट्स जनजाति है ये कहाँ निवास करती है, तो आपको ध्यान रखना है साइबेरिया रीजन में निवास करती है। कौन से रीजन में दोस्तों? साइबेरिया रीजन। अब आप पूछेंगे सर ये साइबेरिया रीजन कहाँ पर है, तो जब हम वर्ल्ड का मैप देखते हैं और वर्ल्ड के मैप में जब हम एशिया को देखते हैं, जैसे मैं यहाँ आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एशिया महाद्वीप का ये मैप आपके सामने है, हालांकि छोटा मैप है, इसको जूम कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, ये पूरा रीजन जो है ये तो इंडिया वाला रीजन है, ये इंडिया का रीजन हो गया। और ये जो रीजन मैंने बनाया है ये है आपका दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेश, यानी सदर्न ईस्टर्न एशिया, ये रीजन वो है। ये रीजन आप देखेंगे तो ये पूरा रीजन है चीन का, ये पूरा चीन का रीजन है, ठीक है। और चीन के जस्ट आप थोड़ा सा उत्तर में जाते हैं तो ये पूरा रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा का पूरा है रशिया यानी रूस, और इस रूस के इस रीजन को हम बोलते हैं साइबेरिया। साइबेरिया तो ये मोस्टली जो आपको मिलेगी जनजाति कहाँ देखने को मिलेगी, तो साइबेरिया रीजन में देखने को मिलेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि एस्किमो कहाँ मिलती हैं, अभी हम इस पर डिस्कस कर ही लेंगे, लेकिन हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। इसके लिए केवल आपको इतनी जानकारी बहुत है कि साइबेरिया में कौन सी जनजाति निवास करती है, समोयट्स जनजाति निवास करती है। और यदि आप भूल भी जाओ तो इसकी एक लॉजिक ट्रिक है कि देखिए इस जनजाति में जो पहला वर्ड क्या है, से,
पहला वर्ड क्या है? से, और से ध्यान रखना है साइबेरिया, से ध्यान रखना है साइबेरिया। पहला वर्ड पूरा नाम क्या है? समोयट्स, और पहला वर्ड क्या है? से, और से ध्यान रखना है साइबेरिया। तो यदि भूल भी जाओ तो आपको ऐसा ध्यान रह जाएगा कि सर ने क्या बताया था कि समोयट जनजाति से पहला वर्ड शुरू हो रहा है, और से आपको ध्यान रखना है साइबेरिया। हालांकि इसको एक दो बार आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा, और मैप बना के इसी के नीचे आप मैप बना लेते हैं तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने आपको कहाँ बताया था। ठीक है, नोट कीजिए इसको फटाफट। फिर नेक्स्ट, यही लिख देते हैं। नेक्स्ट है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखी। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखी रीजन है, यानी कि इक्वेटोरियल रीजन में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ एक तो है पिग्मी जनजाति, एक है सेमांग, पिग्मी, सेमांग। प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं पिग्मी पर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों वो किस पे पूछे जाते हैं? पिग्मी जनजाति पे पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है इस तरह से, आप नोट कर लीजिए। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि पिग्मी जनजाति निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में निवास करती है और कौन से में नहीं करती। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जाएगा प्रश्न कि पिग्मी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है और कौन से में नहीं करती। तो यदि प्रश्न ऐसे पूछे कि पिग्मी जनजाति कौन से क्षेत्र में निवास करती है तो आपका आंसर क्या होगा? इक्वेटोरियल रीजन में। कौन से रीजन में? इक्वेटोरियल रीजन में। और नहीं तो फिर प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में कौन सी जनजाति निवास करती है। प्रश्न दोनों तरह से पूछा जा सकता है। या तो प्रश्न यहाँ से इस तरह से पूछा जाएगा कि पिग्मी जनजाति जो है वो कौन से रीजन में निवास करती है, उसका हैबिचुअल जो रीजन है वो कौन सा है। प्रश्न एक तो ये हो गया। प्रश्न एक ये हो सकता है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा में कौन सी जनजाति निवास करती है। नंबर 1 पिग्मी, नंबर 2 सेमांग और नंबर 3 सकाई। नंबर 3 सकाई। तो दोस्तों 3 प्रकार की जनजातियां महत्वपूर्ण हैं जो विषुवत रेखा के आसपास वाले रीजन में निवास करती है। अब आप मुझसे नहीं पूछोगे सर विषुवत रेखा कहाँ है, क्योंकि इस डायग्राम में मैं आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ कि विषुवत रेखा का रीजन कौन सा है। क्लियर हो गया होगा। ध्यान रखना है पिग्मी, सेमांग और सकाई जनजाति जो है वो विषुवत रेखा वाले रीजन में निवास या भूमध्य रेखी वाले रीजन में निवास करती है। इसको नोट कीजिए फटाफट, फिर हम इसको साफ कर देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल इम्पोर्टेंट है, इस पर डिस्कस भी करेंगे हम। उष्ण व शुष्क कालाहारी मरुस्थल। देखिए ध्यान रखिएगा, जब मरुस्थल की बात आती है दोस्तों, तो मरुस्थल की जब बात आती है तो हमारे माइंड में एक इमेज बनती है कि मरुस्थल का मतलब वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होगी, और जब वनस्पति नहीं होगी तो वह क्षेत्र कैसा होगा? उष्ण और शुष्क होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है मरुस्थल जो है ना वो ठंडे भी होते हैं।
केवल अभी तक हमें ये ध्यान है कि मरुस्थल जो है वो केवल उष्ण व शुष्क होते हैं, या वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं निवास करती है, रहती है, या उसका कोई जीवन होता है, या वहाँ कोई जनसंख्या निवास नहीं कर रही है, या वहाँ पर कोई जीव जंतु निवास नहीं कर रहे। लेकिन दोस्तों यही चीज़ जो है मरुस्थल के अलग अलग प्रकार पड़ते हैं। तो मरुस्थल का एक प्रकार तो हो गया कि ये उष्ण और शुष्क होते हैं, और एक मरुस्थल ठंडे होते हैं लेकिन उनमें उष्णता नहीं देखने को मिलती। शुष्क जरूर होते हैं लेकिन उष्णता नहीं होती, क्योंकि उष्णता का जो संबंध है वो संबंध किससे, हॉट से। तो इंग्लिश में आप ऐसे ध्यान रखें कि उष्णता का जो संबंध है वो किससे, हॉट से, यानी गर्म क्षेत्र जहाँ होगा वहाँ मरुस्थल डेवलप होगा। लेकिन एक मरुस्थल कोल्ड भी होते हैं, एक मरुस्थल क्या होते हैं, कोल्ड, ये ठंडे, इनको हम ठंडे मरुस्थल बोलेंगे। और इस प्रकार के जो मरुस्थल होते हैं जहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, जैसे थार का मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, थार मरुस्थल आपने नाम सुना होगा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं थार का मरुस्थल कहाँ पर है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे आपने पढ़ा होगा सहारा का मरुस्थल, ये सुना भी होगा आपने, सहारा मरुस्थल। तो देखिए ये दो नाम, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल में थार मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ये जो मरुस्थल हैं ये मरुस्थल कैसे हैं दोस्तों, उष्ण और शुष्क, उष्ण और शुष्क। और ठंडे मरुस्थल में सबसे इम्पोर्टेंट एक अभी हम पढ़कर आए थे साइबेरिया, तो वो भी रीजन वैसा ही डेवलप है। लेकिन यदि और आपको उदाहरण देखने हो तो एक मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, एक मरुस्थल है गोबी का मरुस्थल, और ये एशिया में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट बात है, जिस महाद्वीप में हम निवास करते हैं वहाँ स्थित है, एशिया मरुस्थल में, सॉरी एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप के भी कौन से देश में, तो मंगोलिया में। ये भी आप ध्यान रख लें, जनरल नॉलेज का ये बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो गोबी का मरुस्थल कहाँ स्थित है, एशिया महाद्वीप में। कौन से महाद्वीप में, एशिया। कौन से देश में, मंगोलिया में, ठीक है। तो दो प्रकार के मरुस्थल हो गए, एक हो गया आपके ठंडे मरुस्थल, एक हो गया आपका उष्ण मरुस्थल। क्लियर हो गया। अब हम बात ये कर रहे हैं दोस्तों कि उष्ण व शुष्क जो कालाहारी मरुस्थल है उसमें कौन सी जनजाति निवास करती है, हम चर्चा इस पर करना है। तो यहाँ जो जनजाति निवास करती है उसका नाम है बुशमैन। कौन सी जनजाति है, बुशमैन। तो यहाँ कालाहारी मरुस्थल में एक ही जनजाति निवास करेगी और वो है बुशमैन। कौन सी होगी दोस्तों, बुशमैन। क्लियर हो गया। आगे की चर्चा करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उष्ण कटिबंधीय घास के मरुस्थल, घास के क्षेत्र होते हैं, उष्ण मरुस्थलीय जो घास के क्षेत्र होते हैं वहाँ कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ लिख लीजिए आप, उष्ण घास के मैदान, यहाँ कौन कौन सी जनजाति, तो यहाँ एक है मसाई जनजाति और एक है बद्दू, एक मसाई जनजाति और दूसरी है बद्दू। तो इसको नोट कर लीजिए आप कि यहाँ कौन कौन जनजाति निवास करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नोट करते हैं। तो चार आपको समझ में आ गया। नंबर 1 ठंडे प्रदेश की, नंबर 2 हमने पढ़ लिया उष्ण कटिबंधीय रीजन की, तीसरा हमने पढ़ लिया विषुवत रेखा, चौथा हमने पढ़ लिया उष्ण घास के मैदानी प्रदेश की कौन कौन सी जनजाति निवास करती है। फिर हम बात करते हैं समशीतोष्ण प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं, ठीक है। समशीतोष्ण प्रकार के जो घास के मैदान होते हैं उनमें कौन सी जनजाति निवास करती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण घास मैदान, घास के मैदान, यहाँ जो निवास करती है उसका नाम है किर्गिज। कौन सी करती है, किर्गिज। तो यहाँ जो जनजाति है वो कौन सी है, किर्गिज जनजाति।
और इसके अलावा हम एक और बात कर लेते हैं कि पठारी क्षेत्रों पर या पहाड़ी क्षेत्रों पर, पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों पर, देखिए यहाँ मैंने पहाड़ी क्षेत्र लिखा है ना कि पर्वतीय क्षेत्र, तो इन दोनों में भी दो अंतर है। जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो अलग है और पहाड़ी क्षेत्र होता है वो अलग है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हम पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं, हम पहाड़ी की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसार कौन सी जनजाति निवास करती हैं, तो इसमें नंबर 1 जिसको हम पढ़ने जाएंगे उसमें नंबर 1 तो है भील जनजाति, ये निवास करती है। इसके अलावा करती है संथाल, इसके अलावा करती है गोंड, जिसको हम पढ़ने जाएंगे। तो मेजर ट्राइब्स जो हैं वो भील, संथाल और गोंड है, और ये मोस्टली या यूँ कह लीजिए कि इनका जो क्षेत्र है वो भारत है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है? भारत में पाई जाती है। भील जनजाति, गोंड जनजाति, संथाल जनजाति कहाँ की है? भारत की। और अभी तक हमने जो पढ़ा है वो जनजाति कहाँ निवास करती हैं? वो जनजातियाँ निवास करती है विश्व स्तर पर अलग अलग क्षेत्रों में। कुछ जनजातियाँ ठंडे प्रदेशों की हमने पढ़ी, कुछ जनजातियाँ जो है वो विषुवतरेखीय रीजन की हैं, कुछ जनजातियाँ मरुस्थलीय क्षेत्र की हैं, कुछ जनजातियाँ जो है वो आपको समशीतोष्ण घास के मैदानों की मिलेगी, और कुछ जनजातियाँ आपको पठारी या पहाड़ी क्षेत्रों की मिलेगी। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ हम सबसे पहली फर्स्ट नंबर की जो अकॉर्डिंग सिलेबस जो है हमारे उसमें एस्किमो जनजाति है उसका अध्ययन हम शुरू कर देते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 इसी के साथ में हम जो फर्स्ट नंबर की जनजाति है उसको डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं कि नंबर 1 जो जनजाति है वो कौन सी है और उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं, क्यों वो इम्पोर्टेंट हो जाती है हमारे लिए, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो किस प्रकार से प्रश्न पूछता है, आपको किस तरह से आंसर देना है। यहाँ से छोटे लेवल का भी प्रश्न पूछा जा सकता है और बड़े लेवल का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। देखिए छोटे लेवल का प्रश्न कैसे पूछेगा ये इम्पोर्टेंट है। छोटे लेवल का जो प्रश्न है वो किस तरह से पूछेगा वो इम्पोर्टेंट है। तो वो कैसे पूछेगा? ऐसे पूछेगा, जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया कि साहब उष्णकटिबंधीय जलवायु में कौन सी जनजाति निवास करती है, या ऐसे पूछ लिया कि मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, या ऐसे पूछ लिया कि ध्रुवीय ठंडे रीजन में कौन सी जनजाति निवास करती है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा, समझ में आ गया। और यदि बड़े प्रकार से प्रश्न पूछता है यानी लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं तो वहाँ प्रश्न कैसे पूछेगा? वहाँ प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र, बुशमैन जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है, ठीक है, उसकी आर्थिक गतिविधियाँ कैसी हैं। और या फिर उसमें प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, दोनों को लेकर भी प्रश्न पूछ सकता है कि एस्किमो जनजाति और बुशमैन जनजाति दोनों के बारे में, एस्किमो और बुशमैन इन दोनों का निवास क्षेत्र और इनकी आर्थिक गतिविधियों के बारे में बताइए। तो आपको डिटेल एनालिसिस करनी है। जो हम जनजाति पढ़ेंगे, चाहे वो एस्किमो हो, चाहे बुशमैन हो, भील हो, गोंड हो, उन जनजातियों की तुलनात्मक अध्ययन करना है। जब तक हम तुलनात्मक अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि कौन सी जनजाति की कौन सी विशेषता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि एस्किमो है, बुशमैन है, भील है, संथाल है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जनजाति की क्या क्या विशेषता है। गॉट दी पॉइंट। शुरू करते हैं पहली जनजाति के बारे में यानी एस्किमो के बारे में। और एस्किमो को हम विथ मैप पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको भी नोट्स में मैप बनाना है, ठीक है, सीखना है। जिस तरह से भी मैप बने उस तरह से आप बनाएं, क्योंकि ज्योग्राफी एज अ सब्जेक्ट जो है वो एज अ मैप बेस्ड सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यदि आप अपने थ्योरी पेपर में मैप को लगाते हैं, मैप बनाते हैं, लगाना तो है नहीं, मैप बनाना है, क्योंकि वो जो प्रश्न आएगा जिसमें 5 लोकेशन 4 लोकेशन जो होगी वर्ल्ड मैप पर वो आपको अलग मिलेगी, तो वो मैप तो आपको वहीं एज इट इज़ वहाँ से प्रश्न पत्र से लेना है और वहाँ पर आपको उसको लगा देना है, ठीक है, लोकेशन बनाकर।
लेकिन बात ये है कि जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस में किसी भी तरह का क्वेश्चन आए, यदि आप उसमें मैप दे सकते हैं, आपको लगता है कि इसमें मैप देना चाहिए, तो आपका जो आंसर होगा, उसका जो पैटर्न होगा, वो एग्जामिनर को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएगा कि हाँ ये बहुत अच्छे से पढ़कर आया है या पढ़कर आई है। ठीक है, तो एक आपको हिंट मिल जाएगा, एक आपको सामने वाले को लोकेशन मिल जाएगी कि कोई जनजाति है, एस्किमो है, तो एस्किमो का कौन कौन सा रीजन है, वो आपने उसको बता दिया, काफ़ी हद तक वो चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। तो नंबर 1, तो पहली जनजाति को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, और जो पहली जनजाति है वो आपके सामने होगी एस्किमो। पहली जनजाति होगी आपके सामने एस्किमो। अब एस्किमो की क्वालिटी क्या क्या है उसको हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। एस्किमो की क्वालिटी क्या क्या है, देखिए सबसे पहले 1 by 1 पॉइंट वाइज ही लिखते चलें आप कि एस्किमो जो सबसे पहले बात यह है कि एस्किमो का अर्थ क्या होता है। ठीक है, एस्किमो का अर्थ क्या होता है, तो एस्किमो का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाली। ठीक है, तो ये जो जनजाति है, एस्किमो जनजाति जो है, ये कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है। क्योंकि दोस्तों रीज़न क्या है, रीज़न इसका ये है कि ये जो जनजाति निवास करती है ये ठंडे प्रदेशों में निवास करती है। इनका जो रीज़न है, हैबिचुअल जो पार्ट है इनका, वो ठंडे प्रदेश है। ऑलमोस्ट 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या उत्तरी अक्षांश के आसपास ये जनसंख्या निवास करती है, ये जनजाति निवास करती है। तो इनका जो रीज़न है वो रीज़न बहुत ठंडा है, और अपनी बॉडी को गर्म करने के लिए, हीट देने के लिए ये लोग कच्चे मांस का सेवन करते हैं। और दूसरी बात एक ये भी इम्पोर्टेंट है इनके लिए कि जिस कंडीशंस में या जिस लोकेशन में निवास करते हैं, जहाँ इनका पार्ट है, जहाँ ये निवास कर रहे हैं, वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है। और जब वहाँ किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं होगी तो वहाँ जो विचरण करने वाले जीव जंतु हैं उन्हीं को ये क्या करते हैं, हंटिंग करते हैं, आखेट की क्रिया करते हैं, मारते हैं, और मारने के बाद अपने उदर पूर्ति के लिए ये इस तरह की एक्टिविटी करते हैं। और ना केवल ये खाने योग्य बल्कि कुछ ऐसे जीव जंतु भी आप पढ़ेंगे, कनेक्टेड होंगे इनसे, कि उन जीवों को, जैसे हम पढ़ेंगे सील मछली, यहाँ ये सबसे फेमस सील मछली है, उसका प्रयोग ये खाने के लिए भी करते हैं। उसका प्रयोग ये उसकी जो खाल होती है, ऊपर की चर्बी होती है, उसको जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ किसी प्रकार की कोई वेजिटेशन नहीं है, और यदि होती भी है तो बहुत कम होती है, और ठंडे प्रदेश है। ठंडे प्रदेश होते हैं तो इस प्रकार की क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं है जो उन जो वनस्पति है या पेड़ पौधे हैं उनको काट के हम जला सकें। क्योंकि हमारे यहाँ पे भी जब शीत ऋतु होती है, आप देखेंगे कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी में जब शीत ऋतु प्रारंभ होती है तो हम क्या देखते हैं कि धीरे धीरे ठंड बढ़ती है, टेम्परेचर एकदम से गिरना शुरू होता है, और हमें हमारी बॉडी को हीट की आवश्यकता होती है। तो हम कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं, जैसे लकड़ी को जलाकर। ठीक है, लकड़ी को जलाकर हम क्या करते हैं कि एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं जहाँ हमारा टेम्परामेंट या हमारा जो टेम्परेचर है वो एवरेज टेम्परेचर रहे, जिसमें हम निवास कर सकें। उसी तरह से ये लोग भी क्या करते हैं, अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें, क्योंकि उस रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो ऑलमोस्ट टेम्परेचर रहता है -40 या 50 के अकॉर्डिंग वहाँ टेम्परेचर रहता है। तो फिर ऐसी कंडीशन में अपनी बॉडी को किस प्रकार से वह सूटेबल बनाए, किस अकॉर्डिंग वो वहाँ पर एडेप्शन करें, ये सब चीज़ें वहाँ जो रहने वाली जनजाति है उस पर निर्भर करती है। तो वहाँ जो जनजाति रहेगी उसका खान पान, उसकी वेशभूषा, उसका जो भी लाइफस्टाइल होगा वो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ कि कच्चा मांस खाने वाली ये जनजाति है, और कच्चा मांस खा के ये अपनी उदर पूर्ति करती है और साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ाती है। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे पहली बात तो ये एस्किमो का अर्थ क्या होता है, आपसे प्रश्न पूछे तो कच्चा मांस खाने वाली जनजाति है। नंबर 2, आपको ध्यान रखना है कि जो एस्किमो जनजाति है ये किस प्रजाति का अंग है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक पॉइंट है कि एक वर्ड आता है प्रजाति, ठीक है, ये तो होगी ट्राइब्स, ये तो है ट्राइब्स, यानी हम इनको बोलते हैं जनजाति। ठीक है, ये तो है ट्राइब्स, इसको बोलते हैं जनजाति, और ये है प्रजाति। ये क्या है, प्रजाति है। तो प्रजाति का जो उपविभाजन है वो जनजाति कहलाता है। प्रजाति का जो उपविभाजन है वो क्या कहलाता है, जनजाति। तो ये ध्यान रखना है, ट्राइब्स जो है वो प्रजाति का उपविभाजन है। तो प्रजाति जो होती है वो बड़ी होती है, प्रजाति जो होती है वो बड़ी होती है, और उसी में से क्या निकलती है, ट्राइब्स निकलती है अलग अलग। यानी यूँ समझ लीजिए कि एक बड़ा समूह है और उस समूह के छोटे छोटे भाग हो गए। एक बड़ा समूह है और उस समूह के छोटे छोटे भाग हो गए, वो अलग निकलते चले गए। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये होगा, हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि जो एस्किमो जनजाति है, ये एस्किमो जनजाति किस प्रजाति का अंग है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा किस प्रजाति का अंग है। तो आप इसको नोट कर लीजिए कि एस्किमो प्रजाति जो है वो मुख्य रूप से एक प्रजाति है मंगोल प्रजाति, ठीक है, मंगोल प्रजाति का अंग है। या इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो जो मंगोल प्रजाति है वहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों, जो मंगोल प्रजाति है उस मंगोल प्रजाति से इनकी उत्पत्ति हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है, इनका संबंध मंगोल प्रजाति से है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए मंगोल प्रजाति की खास बात क्या क्या है, और ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि मंगोल प्रजाति की खास बात क्या है, इनकी कंडीशन कैसी होती है, ये इनका व्यवहार कैसा है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो वन बाय वन हम इसको समझते चलेंगे, आप इसको लिखते चलिए, मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें बताता जा रहा हूँ। देखिए मंगोल प्रजाति जो है, मंगोल प्रजाति का जो वास्तविकता में कदकाठी है, वेश कदकाठी जो है, या इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है, इनका जो शरीर होता है वास्तविकता में, सबसे पहले हम इसके चेहरे की बात करें, फेस की बात करें, सिर की बात करें, तो इनका जो सिर या फेस जो है बहुत ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। इनकी आँखें और नाक का जो शेप होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, अलग प्रकार से होता है। रंग जो होता है पीलेपन हल्का सा भूरा होता है, और आंखें जो होती है गहरी होती हैं, ठीक है, कत्थई प्रकार की होती हैं। तो इस प्रकार से इनका स्ट्रक्चर रहता है। हालांकि आपको इतनी बातें नहीं लिखनी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है इसमें कि वास्तविकता में जो मंगोल प्रजाति है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि एस्किमो जनजाति का जो उद्भव हुआ है, या एस्किमो जनजाति जिससे संपर्क में है, या किसका प्रारूप मानी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है कि मंगोल जनजाति का प्रारूप मानी जाती है। केवल ये 3-4 बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। शरीर जो होता है वो थोड़ा अष्टपुष्ट होता है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं अष्टपुष्ट प्रकार का शरीर होता है, और ये मोस्टली लड़ने में बहुत माहिर होती है। ये जनजाति जो होती है ये लड़ने में बहुत माहिर होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है लास्ट लेक्चर में हमने चर्चा की थी अरस्तु की, है ना, एक व्यक्ति था अरस्तु की हमारी चर्चा हुई थी, और अरस्तु ने कहा था कि जो पश्चिमी एशियाई रीजन है, या पश्चिमी ठंडे प्रदेशों के जो लोग हैं वो बहादुर होते हैं लेकिन चिंतनशील होते हैं, ठीक है, बहादुर होते हैं लेकिन चिंता नहीं करते, ठीक है। जबकि हम एशिया के लोगों को क्या देखते हैं कि ये बहादुर के साथ साथ चिंतनशील बहुत होते हैं, ठीक है, एशिया में हम ये देखते हैं। तो हमें ये देखने को मिल रहा है दोस्तों कि ये जो ट्राइब्स हैं, यानी एस्किमो जो जनजाति है वो मंगोल प्रजाति का अंग है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये बहुत अधिक
लड़ाकू किस्म के होते हैं, ताकतवर ये लोग होते हैं, तो इनकी ये खास बात है। तो दो ये खास बात हो गई। अब हम इसकी बात करेंगे कि इनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है, कौन कौन से रीजन में निवास करती हैं। तो आप हेडिंग डालेंगे इनका निवास क्षेत्र, आप हेडिंग डालें निवास क्षेत्र कि ये कौन कौन से रीजन में निवास करती हैं। इसका विथ मैप हम बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब हम बात कर लेते हैं इसके निवास क्षेत्र की। इनका निवास क्षेत्र कहाँ कहाँ है। एस्किमो जनजाति को पढ़ रहे हैं हम, और एस्किमो जनजाति का जो निवास क्षेत्र को हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए, एस्किमो का निवास क्षेत्र, यानी कि कौन से रीजन में ये जनजाति निवास करती हैं, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लिख लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको। देखिए, सबसे पहले निवास क्षेत्र की बात करें तो इनका जो निवास क्षेत्र है वो निवास क्षेत्र आपको मिलेगा नंबर 1 अलास्का रीजन, ठीक है, कनाडा रीजन, इसके अलावा ग्रीनलैंड, इसके अलावा स्कैंडिनेविया, ठीक है, अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया रीजन। तो कहाँ निवास कर रही है दोस्तों? अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया रीजन। अब एक छोटा सा मैप बना के देख लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात करना चाह रहा हूँ। तो हम बात कर रहे हैं, ये यूएसए का रीजन है। ठीक है, ये यूएसए का रीजन है, मतलब ये पूरा नॉर्थ अमेरिका है। और नॉर्थ अमेरिका के बाद यहाँ आपको ग्रीनलैंड देखने को मिलेगा। यहाँ इस तरह से आपको एक ग्रीनलैंड वाला रीजन देखने को मिलेगा। तो ये जो पूरा रीजन यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये तो अलास्का का रीजन हो गया, ये पार्ट अलास्का हो गया, और ये पार्ट आपका कनाडा हो गया। तो ये मोस्टली जो जनसंख्या है वो यहाँ निवास करती है। एक तो ये रीजन पूरा का पूरा आपको दिख पा रहा होगा, इसके आसपास का ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ब्लू पेन से मैं मार्क कर रहा हूँ, और इधर ये ग्रीनलैंड का रीजन, ठीक है, और यहाँ मैंने बनाया था साइबेरिया रीजन। और यहाँ था आपका स्कैंडिनेविया रीजन भी है, आपका नॉर्वे का रीजन भी है। ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिलेगा। छोटा मैप बना रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि यूरोप का पूरा रीजन इसमें शामिल हो जाता, यूरोप का पूरा मैप बनाना पड़ता है, लेकिन हम पूरा यूरोप का मैप ना बनाकर केवल जो इम्पोर्टेंट है केवल वही समझाना चाह रहा हूँ मैं आपको।
ठीक है, अब मैं यहाँ देश लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। देखिए ये तो है अलास्का, आप नोट कर लीजिए, ये अलास्का हो गया, ये कनाडा हो गया, ये रीजन ग्रीनलैंड हो गया, और स्कैंडिनेविया और साइबेरिया रीजन ये हो गया। स्कैंडिनेवियन और साइबेरिया रीजन आपका ये हो गया। इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। प्रश्न पूछा जा सकता है, विथ मैप आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप तैयार रहिए। हाँ नहीं, अभी चल रहा है ना, चल रहा है। ठीक है, तो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया और साइबेरिया का पूरा रीजन हो गया। ये जो जनजाति है एस्किमो जो है वो यहाँ निवास करती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये मैंने बता दी आपको, विथ मैप भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो देख लेते हैं। तो नंबर 1 हम इसको कंटिन्यू यहीं से कर लेते हैं, मैप को अब बना लीजिए, फिर इसको मैप को उठा देंगे। देखिए नंबर 1 जो फैक्ट होगा इसका, एक तो आपको ये ध्यान रख लेना है कि कहाँ कहाँ निवास करती है। नंबर 2 जो फैक्ट होगा वो फैक्ट होगा कि यह तापमान जो रहता है, इनके यहाँ जो तापमान है वो तापमान का जो सेल्सियस में हम देखें तो लगभग यहाँ तापमान आपको -40 डिग्री के आसपास, तापमान -40 डिग्री तापमान रहता है। और अधिकांश जो लगभग 8 से 9 मंथ है, 8 से 9 महीने जो हैं वो ठंडे रहते हैं, ठंडे प्रदेश के रूप में, यानी कि यहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं आ पाता है। ठंडे मतलब सूर्य का प्रकाश नहीं आता है, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो रीजन कैसे रहेंगे, ठंडे। तापमान लगभग -40 डिग्री में चला जाता है, तो तापमान की स्थिति हमें देखने को मिलती है। तापमान की कंडीशन देखने को मिलती है कि लगभग -40 डिग्री और 8 से 9 महीने बिल्कुल ठंडा प्रदेश रहता है। या यूँ कह लीजिए कि सूर्य की किरणें या सूर्य का जो रोशनी है वो प्राप्त नहीं होती। ठीक है, मेन बात ये है। दूसरा, जलवायु की बात करें तो तापमान में इंक्लूड हो गया। वैसे तो जलवायु ठंडी रहती है, या इसको यदि स्टैंडर्ड लेवल में लिखना है तो जलवायु जो है वो शीत प्रकार की है। ठीक है, शीत प्रकार की जलवायु। जलवायु कैसी है दोस्तों, शीत प्रकार की। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा, वनस्पति बिल्कुल भी नहीं होती, वनस्पति नहीं पाई जाती। तो आप वनस्पति भी लिख लेते हैं कि वनस्पति नहीं पाई जाती, या बहुत कम मात्रा में, ना के बराबर वनस्पति नहीं पाई जाती। ठीक है, जीव जंतु की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, जैसे कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, ठीक है, सील मछली, ठीक है, रेंडियर या कस्तूरी मृग भी कहते हैं, रेंडियर उसको कह सकते हैं। तो ये यहाँ के कुछ प्रमुख जानवर हैं।
कस्तूरी मृग है, बारहसिंगा है, सील मछली है। ये कुछ प्रमुख यहाँ के जानवर हैं जो मोस्टली यहाँ पाए जाते हैं। अलग अलग फिर जो जनरली हम देखते हैं कि जैसे भेड़िया हो गया, कुत्ता हुआ, तो इस प्रकार के जानवर भी यहाँ मिलते हैं, वो नॉर्मली है। खैर ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कस्तूरी मृग है, बारहसिंगा है जी, सील मछली है, ठीक है, वालरस एक प्रकार का जीव है, व्हेल मछली है। तो इस प्रकार के यहाँ पर ये आपको ये रीजन देखने को मिलते हैं। तो इनका निवास क्षेत्र आपको ध्यान रखना है कि इनका निवास क्षेत्र जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेविया व साइबेरिया। और चाहे तो यहाँ पर एक बात और ऐड कर सकते हैं कि मोस्टली 66.5 डिग्री उत्तरी क्षेत्र या उत्तरी गोलार्ध, पहले लिख लें 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, पहले तो ये नोट कर लीजिए। और फिर यहाँ पर इसके जस्ट नीचे या आपके पास स्पेस है तो यहाँ आप एक और लिख सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध, तो आपको हिंट पता चल जाएगा। वैसे उत्तरी अक्षांश से पता चल रहा है, आपको दूसरा जो लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको पता चल रहा है कि यहाँ उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं।